अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज अपोजिशन के शोर शराबे, नारेबाजी और एहतजाज में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिससे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए हुकूमत की जो 3 सालों की कारकर्दगी है इसको बयान किया। बात मुल्की मईशत से शुरू होकर बरामदात और महंगाई से लेकर मीडिया अथॉरिटी तक गई। सदर मुमलिकत ने आज क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिए। हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बरामदात जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत के खिताब के बाद अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए मुश्तरका इजलास से वॉकआउट किया, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर में बहुत सी खूबियां गिनवाई, अपनी हुकूमत के कारनामे बताए, लेकिन हकीकत यह है कि एक दिन पहले होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अवाम ने 3 साल कारकर्दगी को मानने से इनकार किया। 41 कैंटोनमेंट बोर्ड की 212 सीटों पर इलेक्शन हुए। इन इलेक्शन में PTI के 63 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 59 नशिस्तें अपने नाम की और आज़ाद उम्मीदवारों ने 52 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवार, MQM के 10, जमाते इस्लामी के 7, ANP के 2 उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए। सिर्फ अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में 51 सीटें नून लीग हासिल करने में कामयाब रही। हुकूमती पार्टी सिर्फ 28 सीटें यहां पर जीत सकी और आज़ाद उम्मीदवारों ने 32 सीटें अपने नाम की, जिसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हुकूमती जो वोटर रहा है 2018 में, उसका जो वोट है वो आज डिवाइड हो रहा है। अगर वो नून लीग पर एतमाद नहीं कर रहा तो उनका वोट जा रहा है आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ। लाहौर जो मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता था, वो एक बार फिर से वाकई मुस्लिम लीग नून का ही गढ़ साबित हुआ, जहां 19 वार्ड्स में से 15 मुस्लिम लीग नून अपने नाम ये सीटें करने में कामयाब हुई है। क्या मतलब इसका लिया जाए कि आने वाले जो इंतखाबात हैं, क्या वो नून लीग उसमें एक उभरती हुई जमात नज़र आ रही है? ये समझा जाए कि अवाम का एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून पर जो एतमाद है वो बढ़ रहा है। मैं बात करूंगी, इसके साथ साथ आज मीडिया का जो एहतजाज हुआ इस पर भी बात करनी है। हुकूमत का जो रवैया है मीडिया के साथ, इस पर भी मुझे बात करनी है। मुझे सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, आज जो एहतजाज हो रहा है, जो वॉकआउट आप लोगों ने किया, सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती किया, सहाफ़ियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई पूरी अपोजिशन ने एक साथ मिलकर, इस पर तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन जिन कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, मुस्लिम लीग नून कितनी पुरुमीद है कि आने वाले इंतखाबात भी आप लोग अपने नाम करने में कामयाब होंगे, स्पेशली लाहौर जो है, जो आप लोगों का हमेशा गढ़ रहा है? जी देखें, जो कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, तो आप ये कह सकती हैं कि 3 साल के बाद अगर हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद नज़र आई है तो कल के इलेक्शन के बाद नज़र आई है। ये पाकिस्तान की सियासत या इलेक्टोरल सियासत में बिल्कुल एक बात वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में अपनी हुकूमत बनाने के लिए आपको पंजाब ही से जाना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नशिस्तें जो हैं वो पंजाब से होती हैं। तो अगर आप ओवरवेलमिंगली जीते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आपके लिए उतनी आसानियां पैदा हो जाती हैं। सो लाहौर जो खास तौर पर आपने जिक्र किया था, पिंडी छावनी में जाके अगर हम बुरे तरीके से PTI को हरा सकते हैं, ये पिंडी छावनी के हवाले से, और ये छावनियां हैं सारी जो हम पंजाब की बात कर रहे हैं, जिसमें जाहिर है हमारे ऊपर कोई ऐसा मेरा ख्याल है तासुर देने की कोशिश की गई थी कि छावनी के लोग जो हैं वो हमारे से बड़े नाराज होंगे और वो जब वक्त आएगा तो हमारे खिलाफ वोट डालेंगे। तो एक तो वो सब खत्म हो गया। दूसरी बात, इसका बैकग्राउंड आप अगर देखें कि पंजाब के जो हमारे मेन स्ट्रीम लीडर्स थे 3 साल में, तो उनको पॉलिटिक्स करने का तो मौका ही नहीं मिला था। चाहे वो मियां नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा, मरियम, राना सनाउल्लाह, साद रफीक और दूसरे लोग जेलों में रहे हैं।
एक वो तो एक कतई नजर दूसरी बहस है कि वो सही थे, ये गलत थे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो रेफरेंसेस भुगत रहे थे, पेशियां भुगत रहे थे, जेलों में थे, और एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस एक पॉलिटिकल पार्टी को जो चाहिए होता है तो वो भी मौका नहीं मिला था। दूसरी चीज जो अहम है कि कभी भी रूलिंग पार्टी नहीं हारती है और इतने बुरे तरीके से नहीं हारती है। तो उस्मान बुज़दार पर जो उंगलियां उठती रही हैं पिछले 3 साल से, जब से इमरान खान ने उनको सबसे बड़े सूबे के लिए बनाया था चीफ मिनिस्टर, मेरा ख्याल है 3 साल के बाद एक चीज बिल्कुल प्रूव हो गई है जो बार बार कह रहे थे कि जो रीशफलिंग आप ब्यूरोक्रेसी में करते हैं अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए, 7 आईजी आपने बदल दिए, 5 चीफ सेक्रेटरीज बदल दिए, वो जहां कमजोरी नजर आती थी तो उसका इल्जाम लगा दिया जाता था कि आईजी सही नहीं है या चीफ सेक्रेटरी सही नहीं है या होम सेक्रेटरी सही नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया इमरान खान के लिए सोचने का कि अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये अगले 2 साल में तो और ज्यादा तबाही हो सकती है। गुजरांवाला में क्या हुआ? टिकटें देने में गलती हुई, अच्छे आप लोग टिकट लोग नहीं मिल सके टिकट्स देने के लिए, गुजरांवाला में क्यों आप लोगों को शिकस्त हुई सर? जी, दो चीजें। एक तो ये है कि बावजूद इसके कि जो हमने ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ शो किया है कि वहां कमजोरियां भी हमारी हैं और हमें भी देखने की जरूरत है। गुजरांवाला हमेशा से नून लीग का गढ़ रहा है। तकरीबन 1988 से लेके 2018 के इलेक्शन तक हम स्वीप करते रहे गुजरांवाला। तो ये हमारे लिए फिक्र की बात है कि गुजरांवाला में क्या हुआ। देखें, ये टिकटों का बहाना तो नहीं हम कर सकते, वो तो फिर कहेंगे कि जी वो पीटीआई कहेगी कि हमने टिकट नहीं सही लाहौर में दिए थे इसलिए हम हार गए। तो टिकट का हो या जो भी इश्यूज हो वो तो आपको इंटरनली सॉल्व करना पड़ता है। वजूहात तो हमेशा होती हैं। हम समझते हैं कि एक तो, और ये जो तीसरी चीज मैं कह रहा था कि जो शाजिया जो पिछले इतने अरसे से एक चला आ रहा था कि 2 बयानियां हैं और जिसमें हकीकत भी थी कि कंफ्यूजन थी पार्टी वर्कर्स में, तो एक चीज बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि जो पार्टी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो पीएमएलएन के लीडरशिप को चाहते हैं कि जी वो अपने आपस में जो भी अगर कंफ्यूजन है उसको दूर करें, लेकिन वो खड़े नून लीग के साथ ही हैं, कोई हट के नहीं गया। सो हम तो वी आर मोर देन सेटिस्फाइड। मरियम नवाज ने भी कह दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर पार्टी जो है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करती है तो वो साथ हैं, इससे एक और कन्फ्यूजन दूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कहा जाता है कि मरियम नवाज का धड़ा अलग है और शहबाज शरीफ साहब का धड़ा अलग है। क्या कभी ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नजर आएंगे? पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर तो नजर आ भी सकते हैं, लेकिन वो धड़े वाली बात जो है उसमें देखें, एक बात तो होती है जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है। पहले हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पर एक इल्ज़ाम लगता था कि एक लीडर होता है और सब उसके पीछे खड़े हुए होते हैं। अब यहाँ अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि जिन मुश्किलात से वो 2-4 थी, कभी जेल में बंद हैं, कभी रेफरेंसेस भुगत रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, तो फिर उस मुश्किल वक्त में बहुत से लोगों ने जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ बहुत अरसे तक अंदर बंद थे, तो उस दौरान मरियम लीड कर रही थी और लोग मरियम के साथ ज्यादा नजर आते थे। अब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं जो मरियम से बहुत क्लोज हैं, वैसे ही क्लोज हैं, और ये कोई अननेचुरल बात नहीं है, या कुछ लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब से बहुत क्लोज हैं। धड़ेबंदी नहीं है। मेरे लिए अगर आप पूछेंगे तो बहुत से लोग कहेंगे कि मैं मरियम के बहुत करीब हूं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं शहबाज शरीफ ही की बेसिस पर हम इलेक्शन जीते हैं। कल भी जो इलेक्शन है लाहौर में या पिंडी में या दूसरे शहरों में हम जो जीते हैं, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा हम गिनवाते हैं ना, कि ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस कैपेसिटी से, कॉम्पिटेंस से, डेडिकेशन से आज आरिफ अलवी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने 3 साल कारकर्दगी खूब बयान की। क्या बरामदात हमारी बढ़ी, क्या हमारा इंडेक्स जो है ना वो उसने जो है ना वो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ दिया। ये सब फेक है। एक पॉइंट, ये सब फेक है, जो फेक न्यूज हम पर ये लोग डालना चाहते हैं, जिसकी आड़ में ये इतने सख्त काले कवानीन लेकर आ रहे हैं। अगर तो वाकई ये कारकर्दगी है तो फिर अवाम ने अदम एतमाद का इजहार क्यों किया? मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज ही आरिफ अलवी साहब ने अल्फाज उनके एग्जैक्ट थे कि स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड लेवल पर है। हाँ। ये उन्होंने कहा हिस्टोरिक रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल झूठ बोला है,
फेक है। और वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 47,000 इंडेक्स है आज। ठीक है, अराउंड 47,100 का भी 47,000 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 47,000 के इर्द गिर्द रहा है, और पहले तो नीचे गिरा था, बट एट इट्स पीक 47,000। अब मई 2017 में 53,000 था, तो हिस्टोरिक हाई है। ये फेक न्यूज है या नहीं है? दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एट इट्स लोएस्ट $1.8 बिलियन सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और जो कॉन्फिडेंस की इंप्रूवमेंट वो मेजर कर रहे थे, वो अपनी ही हुकूमत के जो खराब परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता सदर साहब को ये किसने आदादो शुमार दिए हैं। फिर फेक तसल्लियां देने पर भी कवानीन बनने चाहिए जुबैर साहब। ये फेक तसल्लियां हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं तो फेक तसल्लियां देने पर भी बनना चाहिए, बट देखें इसका हल ये नहीं है कि आप खबर ना दें, क्योंकि आपको पता है, आप मीडिया से आपका ताल्लुक है इतने अरसे से, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा कुछ रिपोर्टिंग करना। बात यह है कि आपके कानून इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर कोई फेक न्यूज देता है और किसी को एतराज है तो वो जल्द अज जल्द उसका मदाफा होना चाहिए। बिल्कुल। यूके में क्या होता है, बीबीसी ने अगर कोई गलत न्यूज दी तो मैं जाके या आप जाके चैलेंज करते हैं, तो उसको हमें वो करेक्ट होता है, और चाहे वो उसमें हम फाइनेंशियल अपना चैलेंज करें कि जी हमें इतने नुकसान हुआ है, वो मिलता है, और वो न्यूज रिट्रैक्ट करते हैं। मसला सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये है कि वो केस चलता रहता है। जिस तरह इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर का कह दिया नजम सेठी को, वो 2, 3, 4 साल तक लगे हुए रहे, लेकिन आज तक कभी इमरान खान साहब पर कोई कुछ हुआ, जुर्माना हुआ, बड़े आराम से कन्वीनियंटली उन्होंने 4 साल के बाद कह दिया कि हम महंगाई की खबर ना दें, हम ये ना बताएं डॉलर क्यों बढ़ रहा है, हम ये ना बताएं कि गंदुम आप अपना किसान छोड़ के बाहर सपोर्ट प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, आप गंदुम बाहर से मंगा रहे हैं, आप ये ना बताएं कि एलएनजी जब सस्ते थी तब आपने ली नहीं, जब एलएनजी महंगी होगी तब आप लोगों ने ले ली। मतलब कहने का ये है कि सर ये तो फेक न्यूज नहीं है, तो सर ये तो वाकई सहाफियों का गला घोंटने और मुंह बंद करने के मुतरादिफ है कि आप अपने सोर्स तो नहीं बताया जाता। सर ठीक है, अगर आपने उसको साबित भी करना है, आप तो हाई कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम तो कहीं जाके अपील भी नहीं कर सकते। शाजिया, जिस तरह एक मईशत के हवाले से जब आदादो शुमार होते हैं या जब कोई एनालिसिस होती है, तो मईशत जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। अगर कोई कहता है कि जी डॉलर रुपए बहुत महंगा हो गया, तो उसके दूसरी तरफ ओपिनियन भी हो सकता है कि उसका वो अच्छी बात है, कोई कहेगा ये खराब बात है। तो ये फेक न्यूज कैसे हो सकती है कि जी कोई एनालिसिस कर रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नेगेटिव हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी ये कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा है वो अच्छी बात है मईशत के लिए, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। अब अगर उसी तनाजुर में देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि एक ही इंडिकेटर होता है जिससे बेहतरी पता चलती है कि करंट अकाउंट कितना सरप्लस में, अब ये तो बिल्कुल मुतजाद बयान है। तो इसका मतलब है एक कोई फेक न्यूज दे रहा था, दोनों सही कह रहे थे, दोनों की इंटरप्रिटेशन थी और उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको डिबेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अथॉरिटेरियन जब रूलर्स होते हैं ना, एक चीज जो इमरान खान साहब ने कहा है, जो बार बार क्लिप चलाया जाता है कि जो रूलर आके गला दबाएगा मीडिया का, उसका मतलब है वो करप्ट है। तो एक चीज तो तय है कि इमरान खान और उनकी हुकूमत करप्ट है, ये तो होता है इमरान खान के बकौल कि गला दबाने के लिए आप जो बैठ गए हैं 3 साल के स्कैम्स को, जो आपने जिस तरह का एलएनजी का स्कैम हुआ, और उस पर वजीर खजाना जो हमारे भारी भरकम शौकत तरीन साहब हैं, आप अगर उनका जवाब पिछले हफ्ते देखते टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी हमारे गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज का नुकसान हुआ है, हमने महंगी एलएनजी खरीदी बजाय कि सस्ती। लेकिन उन्होंने उसका रीजन ये दिया कि अगर हम जल्दी फैसला करते तो हमें डर था नैब का, कि नैब कहता कि आपको कैसे पता था कि आगे जाके प्राइस बढ़ेगी। अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी मुल्क के ये मान लें कि नैब के डर और खौफ से वो गलत फैसले कर रहे हैं और जिसका नुकसान डायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। सर मुझे एक चीज का जवाब दे जी। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ का धरना, तहरीक इंसाफ का जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, मीडिया उनके शाना बशाना रहा, धरने की कवरेज 24 घंटों की मैराथन जो है ना वो कवरेज चल रही है। उस वक्त मीडिया प्यारा था इमरान खान का, तहरीक इंसाफ था का। उस वक्त
कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि बड़ी हकीकत है, सब जानते हैं उस वक्त मीडिया से नाराज रहती थी नून लीग। आज अगर आप हमारे शाना बशाना खड़े हैं, यू नेवर नो, कल को आप लोग आ जाते हैं इक़्तिदार में, क्या कल आप लोग भी ऐसे आंखें फेर लेंगे? हम लोग किस पर एतबार करें? यही तहरीक इंसाफ थी, यही इमरान खान थे कि मुझे इक़्तिदार में लाने का, मुझे इक़्तिदार में लाने का, तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो मीडिया को जाता है। सर हम किसको अपने साथ सिंसियर समझे कि हमारी आवाज में कौन आवाज में लाकर चल रहा है? सर हम आवाज देखें, बड़ा क्लियर है। आपने धरने का जिक्र किया, आपने 3-4 साल इमरान खान की जद्दोजहद का जिक्र किया, 2000 धरने, आपको याद है खाली कुर्सियां भी जब होती थी तो अब मीडिया लाइव दिखाता था, बिल्कुल लाइव दिखाता था ना, वो फैसलाबाद जाते थे, पूरा मीडिया पहुंच जाता था, वो लाहौर जाते थे, कहीं जाते थे, वो जो मर्जी बोलते थे। कई दफा तो रात के 12-1 बजे तकरीर कर रहे होते थे, लाइव चल रही होती थी, और वो ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते थे। मैं आपको सिर्फ एक बता दूं कि 200 बिलियन $200 बिलियन बाहर ये इन्होंने भेजा है जरदारीज ने और शरीफ ने, और मैं वादा करता हूं, अल्लाह को गवाह बना के वादा करता हूं कि मैं वापस लेके आऊंगा। अगर वो 3 साल से बात ही नहीं करते तो वो आप दिखाते थे पाकिस्तानी अवाम के अगर कान पक गए हैं, ये $200 बिलियन सुन के 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, उसके कान पक्के हैं, वो आपने ही दिखाए हैं। लेकिन खान साहब अब चुप हैं, खान साहब कोई नहीं बात करते। अगर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरनी थी या अगर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बननी थी, वो खान साहब ने ही कहा था, और इतनी दफा वो चला था, इतनी दफा चला था कि हम सबको याद हो गई वो सारी चीजें। तो लेकिन ये हकीकत है, मीडिया को हमेशा ऑपोजिशन ही गले लगाती है। वही ऑपोजिशन जब हुकूमत में आ जाती है तो तू कौन मैं कौन, कहां थी? मैं आपको बताता हूं आपकी गलती क्या थी। जब इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही हो, जिस तरह खान साहब उभर के आए थे पाकिस्तानी पॉलिटिकल सीन पर, तो किसी ने बैठ के उनके माइंडसेट को एनालाइज किया था कि वो अथॉरिटेरियन ही थे हमेशा से। वो कप्तान थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना अथॉरिटेरियन कप्तान नहीं था। सिलेक्शन कमेटी अगर कोई सिलेक्ट करती थी और खान साहब को नहीं पसंद होता था तो वो सिलेक्शन कमेटी को फारिग होना होता था। तो उनकी तो हिस्ट्री थी, मौजूद थी, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या रीड कर रहे थे। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि कल को अगर आप लोग इक़्तिदार में आते हैं, कल आप लोग हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब आपका। अली नवाज़ अवान साहब, मीडिया फेक न्यूज़ ये बिल, इस पर मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो रिज़ल्ट आए हैं, स्पेशली मैं लाहौर पे बात करना चाहूँगी। आप लोगों को भी पता है पिछले 3 सालों से बुज़दार साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है कि बड़ी गलत चॉइस है, ये कुछ कर नहीं सके पंजाब के आवाम के लिए। अब लाहौर के रिज़ल्ट को उठाकर देख लें आप। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कल भी थी, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत आज भी है। क्या इससे ये साबित नहीं हो जाता कि बुज़दार साहब डिलीवर करने में नाकाम है? अच्छा, इससे पहले सियालकोट का इलेक्शन हुआ था, वो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाता है नून लीग। उससे पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए थे और उसके अंदर 12 सीट्स ऐसी होती हैं जिसके इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जिसमें जम्मू और उसकी वैली की सीटें होती हैं। वो भी लाहौर के अंदर भी हुए और सियालकोट के अंदर भी हुए। उनके रिजल्ट भी आपके सामने, सियालकोट का रिजल्ट भी आपके सामने। और अभी ओवरऑल आप पूरा रिजल्ट देखें तो 63 सीट्स तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। हमारे टोटल 55 लोग इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें से 27 वो लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ, वो जो इंटरनल जो मसाइल होते हैं, वो जिनको टिकट नहीं मिला वो खड़े हो गया, वो इलेक्शन जीत गए। और उसके बाद लाहौर नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है सर। 19 पिछला इलेक्शन 2018 का रिजल्ट भी उठा के देख लें, उस 2018 का रिजल्ट भी उठा के देख लें कि उसमें भी आप देख रहे थे नून लीग ने अच्छी खासी सीट। आप इवन 2008 का रिजल्ट उठा के देख लें, जब वो एकदम जो बाहर गए हुए थे, सेल्फ एग्जाइल टाइप चीज में गए हुए थे, उससे लाहौर उनको सपोर्ट करता है और उसका रिजल्ट अभी भी आपके सामने। इसमें ये कहां से आ गया? मैं तो आपको ओवरऑल पिक्चर देख रहा हूँ। आजाद कश्मीर की 10 सीटें जिसका इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में, जीबी देख लें, जीबी के इलेक्शन हो, आजाद कश्मीर के इलेक्शन हो, सर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है सर कि जो मरकज में बैठा होता है वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सियालकोट का इलेक्शन, डस्का का इलेक्शन हम हारे हैं तो वो ऑब्वियस नहीं होता, डस्का का सियालकोट का इलेक्शन हम जीत जाए वो ऑब्वियस बात होती है। इस तरह नहीं होता। देखिए, आप एक पलड़े में हर चीज नहीं डाल सकते, आपने उसको देखना है, लॉजिकली उसको देखना है, आपने देखना है उसकी प्रॉन्स एंड कॉन्स देखने हैं और उसके बाद उसका देखना है। जो सीट अभी सियालकोट में वो हारे हैं वो कभी भी वो नहीं हारे हुए थे, इस दफा वो हार गए। इट मीन बुज़दार ने डिलीवर किया सियालकोट के अंदर। हम जो सीटें हमें आपको आजाद कश्मीर के इलेक्शन जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर हुई हैं, लाहौर में, तो इसका मतलब है लाहौर के अवाम के लिए पीटीआई ने कोई ऐसी तब्दीली नहीं करी कि वो जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था वो तहरीक इंसाफ के वोट में बदल जाए? ये तो फिर माने आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। मुकाबला वहां सख्त हुआ है, टर्न आउट थोड़ा कम था, पर इंशाल्लाह ताला मेन इलेक्शंस तक आप देखेंगे रिजल्ट चेंज होंगे। चलें ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहला मौका था, आज सहाफियों के लिए गैलरी बंद थी। सहाफियों का एहतजाज एक बड़ी तहरीक की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। वो इमरान खान साहब जो ये कहा करते थे कि जो करप्ट हुकूमत होगी वो मीडिया का मुंह बंद करेगी, कोई बेवकूफ़ी होगा जो आज के दौर में सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगा। फ्री मीडिया के बगैर तो पीटीआई आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। यही मीडिया था जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है। ये मैं बात नहीं कर रही, ये वो बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान माजी में कर चुके हैं। तो सर कौन आज हुकूमत करप्ट है क्या? ये तो आप कहते थे ना कि जो मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे वो करप्ट होंगे। सर आज क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे क्या मीडिया फेक न्यूज का सहारा लेके अपना काम करता है? हम तो ये कह ही नहीं रहे मीडिया का, आप कह रही हैं। हमने तो बात क्या की है, दो बड़ी चीजें हैं हाँ। जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए, अच्छी बात है आप कर रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। आप अगर कहती होनी चाहिए तो मुझे बता दें और हम कह देंगे कि क्यों जी हमने मीडिया का मुंह बंद कर दिया है। और बंद क्यों किया? कि हमने उनको मना किया कि आप फेक न्यूज नहीं चलाएंगे। और दूसरा, जो वर्कर्स हैं 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती, जिनके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए जाते, उनको बस टाइम बाउंड उनको रखा जाता है, तो क्या उनका राइट नहीं है वो कंप्लेन कर सके? उनका राइट नहीं है उनको वो तनख्वाहें मिले? ये दो बड़ी चीजें हैं। एक पीएमडी है और उसके नीचे मीडिया कंप्लेंट कमीशन है। आपको कमीशन से मसला हो सकता है, आपका राइट है, वो सिविल कोर्ट के पास है, वो आपको सुनेगा। पहले कमीशन, उसके बाद आपके पास ट्रिब्यूनल है, उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। व्हाट्स रॉन्ग? अगर आप ठीक है, आपके पास कोई इस तरह की चीज नहीं है, कोई फेक न्यूज आज हमारे पास एक सोर्स से अगर खबर आ जाती है, कल तहरीक इंसाफ उस पर यूटर्न ले लेती है, आप उसको फेक न्यूज का नाम देके आप तो 10 करोड़ का जुर्माना कर देंगे। करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं शाजिया, हम ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर चाइना लैंड करते हैं और पाकिस्तान के 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने ये खबर लगाई होती है कि पाकिस्तान सीपैक से पुल करने जा रहा है और चाइना के प्रेसिडेंट कहते हैं आप इसलिए आए पाकिस्तान से। दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर की तीसरी दफा तलाक करा देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जो आज एक लड़की अफगानिस्तान एम्बेसडर की, आपने उसका अगवा बना देते हैं, दूसरी साइड की पिक्चर ही नहीं दिखाते और पूरी पाकिस्तान की बदनामी होती है। और बाद में पता चलता है वो लड़की पूरे उसके साथ वो अपने विल के साथ मूव कर रही होती है, विल के साथ टैक्सीज चेंज कर रही होती है और उसके बाद वो यहाँ से सर फेक न्यूज इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे उस साफी का नाम बता दें, इसके ऊपर मुझे उस एंकर का उस साफी का नाम बता दें जो फेक न्यूज को सपोर्ट कर रहा है। फेक न्यूज को तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा सर। तो फिर अगर फेक न्यूज को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर मसला ही खत्म हो गया। फिर मीडिया का मुंह बंद करने वाली बात है। आज एहतजाज की नौबत क्यों पहुंची? स्टेक होल्डर से बात की आप लोगों ने, फेक न्यूज, यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे एक बात बताएं ना, क्या हुआ है, मुझे एक बात बताएं, क्या हुआ है? साफी अपने सोर्स से खबर देता है, एक साफी अपने सोर्स से खबर देता है, ठीक है, सोर्स उसने डिस्क्लोज तो नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं। कल को हुकूमत अपना फैसला अगर बदल लेती है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। आप लोग तो उसको फेक न्यूज का नाम देकर उस बेचारे पर तो 10 करोड़ का आप लोगों ने तो जुर्माना डाल दिया। यू टर्न आप लोगों का हुआ, भुगतना हमें पड़ गया। ये क्या बात हुई? फिर दूसरी बात, अच्छा अब ठीक है, सुन ले। फिर दूसरी बात ये कि आप लोग एक ट्राइब्यूनल बनना है, उसने फैसला देना है। मैं तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में तो आप लोगों ने मेरे पैरों में तो बेड़ियां बांधी, मैं तो वहां तक जा ही नहीं सकती। सर ये कैसा कानून है? इसका जवाब दे मुझे।
अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बड़ी जबरदस्त बातें, अच्छी बात है आपने इसके रिलेटेड बात की। आपकी सारी बात में जो सबसे आखिर में ट्रिब्यूनल वाली बात की, ये जो कमीशन बनेगा ये पहले आपको सुनेगा और उस बंदे एग्रीड पार्टी का जिसने कंप्लेन किया है उसको भी सुनेगा, उसके ऊपर फैसला देगा। उसके ऊपर एक नया ट्रिब्यूनल बन रहा है, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस के लेवल का बंदा उसके ऊपर अपॉइंट होगा, 12 रुकनी होगा, उसमें स्टेक होल्डर्स का शेयर होगा, वो उसको सुनेगा और उसके बाद दोबारा अपील का राइट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप फिर जा सकते हैं। इसमें मुझे बताएंगे क्या गलत चीज है? और दूसरी तरफ जो आप बात कर रही हैं कि आप एक खबर आती है सोर्स के जरिए, बिल्कुल आप चलाएं, आप एक खबर चला देते हैं, लेट्स सपोज कि ABC बंदे की तलाक हो गई है, हम ये नहीं कह रहे आप बिल्कुल चलें, पर भाई जो सोर्स है हम ये नहीं कह रहे आप उसे डिस्क्लोज करें, पर वो उस खबर पे वो कोई निकाहनामा पेश करेगा, कोई तस्वीरें पेश करेगा, कोई गवाह लेके आएगा। ये तो नहीं होगा कि सोर्स ये कहेगा कि अली अमान के साथ ये हो गया और आप चलाने लगे। सर जब इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, आप उस बंदे को, सर जब इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, आप अदालत क्यों नहीं जा सकते? उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं बोल सकता। सर पूरी दुनिया में खबरें बाउंस होती हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? पूरी दुनिया में खबरें बाउंस होती हैं, तरदीद चलाई जाती है सर, उसको फेक न्यूज का नाम देकर 10-10 करोड़ के जुर्माने नहीं डाल दिए जाते। मुझे किसी एक मुल्क की मिसाल दे दें जब तरदीद चलती है उसको फेक न्यूज का नाम नहीं दिया जाता। अच्छा अब जरा सुनिएगा मेरी बात, अब जरा शादी इसी तरह हौसले से सुनिएगा जी। इंग्लैंड के अंदर हमारे 2 न्यूज चैनल्स हैं, उसने एक न्यूज चैनल ने एक दूसरे न्यूज चैनल के बारे में खबर दी, उन्होंने उसको सू किया, आपको पता वो चैनल वहां बंद हो गया, उसको प्लेंटी पे करनी पड़ी। आप क्या समझते लाइबल? आप चला के मेरे साथ जो आपने किया हुआ है, जो किसी के साथ आपने किया हुआ है, आप उसे माफी हो जाएगी आपको, आप लोग दूसरे बंदे के साथ वो कर लेंगे, उससे भी माफी मांग लेंगे, आपको कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल ठहरना है ना। अच्छा चले, आप बिल्कुल जराए की तरह आप अपना जराए बिल्कुल ये डिस्क्लोज ना करें, पर आप उस खबर के ऊपर तो खड़े हो ना। अब ये कह रहे हैं मैंने जराए पे खबर चलाई, खबर बाउंस हो गई। जो जब हुकूमत यू टर्न ले फिर हुकूमत भी अपने इक़दामात पर खड़ी रहे ना, उसका जो अपना स्टैंडर्ड सारे खत्म हो गए, कोई इशू नहीं, मैंने तरदीद कर दी। IMF जाना है, मीडिया ने खबर दे दी। आप लोग शुरू से यही कहते थे IMF नहीं जाना, मीडिया ने खबर दे दी, आप लोग चले गए, फिर अपनी भी बात पे खड़े रहे आप लोग। तो हमने यूटर्न आप लोग ले, हमें आप लोग कहते हैं हम खबर गलत दे रहे हैं। जब हमारी हुकूमत नहीं आई थी हम कहते थे हमने नहीं जाना, और हमने उसकी पूरी कोशिश की। हमारी उस वक्त की हुकूमत और इस वक्त की ऑपोजिशन है, वो पहली दफा से कह रही थी कि हम जिस तरह के हालात छोड़ के गए आपको IMF जाना पड़ेगा, और जब हम गए हमने बताया हम गए। इसमें कौन सी, आप मुझे ये बताएं ना, जो मैंने आपको पहली फेक न्यूज बताई कि अब प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं चाइना, इंटरनेशनल एक टूर होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो कहते हैं आप CPEC पुल करने आए हैं। वो कहते हैं आपको किसने ये कहा? क्या आप 2 लीडिंग न्यूज़पेपर ये स्टोरीज दे रहे हैं? सर जुर्माने हर जाने, सर पेनल्टी होती है, सर सजाएं मुझे बताएं कहाँ होती है, सर कैद कहाँ होती है, मुझे वो उस मुल्क का भी नाम बता दें। जुर्माने होते हैं। अगर आपने बिल नहीं पढ़ा शादी, अगर आप बिल दोबारा पढ़ लेना, जो मसौदा आपके साथ शेयर हुआ है उसके अंदर कोई कैद नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं, आपके ऊपर कैदो बंद की कोई इस तरह की चीज नहीं है। हाँ आपको कहा कि उसकी जो ऊपर वाली लिमिट है 10 करोड़ है इंडिविजुअल पे, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की ऊपर वाली लिमिट है 25 करोड़ है। यही तो मसला है, हम पढ़े बगैर आ जाते हैं, पूरी तरह पढ़ते नहीं है। और सर आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर, आपके अपने वजीरों को तो पता नहीं है, सर आपके अपने वज़रा को तो पता नहीं है मुसविदा क्या है, मुसविदे के शिक क्या हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कानून अभी तक तो बना ही नहीं। आप मुझे बताएं ना, उसी सफ में खड़ी होगी। नहीं आप मुझे ये बताएं ना, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि कानून बना नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स को जो है ना वो बुलाकर बात करने की हम लोगों ने कोशिश की। आप मुझे बताएं जो साफी है, किन किन लोगों के साथ आपने मिलकर बैठकर बात करने की कोशिश की है? चलिए ये भी बता दें। ये हमारे पाकिस्तान में ना हमारी ये गुलामाना सोच है, हम उस गुलामाना सोच से निकल नहीं पाते ना। हम जब कहते हैं ना खान साहब 9/11 के बाद से कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं थी, ये जंग फौजी हल नहीं है इसका, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। आज सारी दुनिया उसके ऊपर आ गई है। जब कोविड आया ना तो पूरी दुनिया से अलग स्टैंड लिया हमने। कोविड हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, सारी दुनिया ने हमें कॉपी किया, पर हमारी गुलामाना सोच है। हम ये सोच ही नहीं सके कि कोई हुकूमत आएगी
वो कंसेप्चुअल पेपर अपने लोगों के साथ शेयर करेगी, स्टेक होल्डर्स के साथ, वो कोई ड्राफ्ट शेयर करेगी और लोगों को कहेगी आए हमारे साथ बैठे। सर अगर आपने मिलकर, मेरी बात सुन लेना, अब मेरी भी बात सुन लेना, इस एहतजाज की नौबत आई क्यों? अगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठकर मुशावरत तक बात पहुंची होती ना, तो इस एहतजाज की नौबत आती ना सर। आपको भी पता है शाजिया, और मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है, ये एहतजाज मीडिया वर्कर्स अपने विल से नहीं कर रहे हैं। ये बात तो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूं सर, कि हमारा मीडिया का हमेशा ऑपोजिशन ने साथ दिया है। जब हुकूमत में चले जाते हैं तो जो है ना वो आंखें माथे पे रख लेते हैं, फिर तू कौन मैं कौन। क्यों ले रही शादी? नहीं सर, पर्सनल की बात नहीं है। आप मुझसे डिबेट करें, आप मुझसे बात करें कि ये चीज गलत है, इसको ठीक करें। आप सर मैं वही तो बात कर रही हूँ, इस तरह का रोल प्ले कर रही हैं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं एक 20 पॉइंट्स आपके साथ शेयर हुए हैं। हाँ। आप कंसेप्चुअल पेपर आप बताएं मुझे उसमें कि क्या गलत, आप उस पर डिबेट करें, हेल्दी डिबेट करें। यही तो बात है आपको सर, हम यही तो बात कर रहे हैं कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। हमारे साथ आके बैठे, बैठना नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, हम ये कहते हैं फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इदारा, कोई चाहे टीवी चैनल हो, कोई सोशल मीडिया हो या प्रिंट हो, कोई अपनी सोर्स के थ्रू खबर चलाना चाहता है बिल्कुल चलाए, पर जो खबर चला रहा है उसके ऊपर खड़ा हो, उसके बाद उसके सबूत हो। हम ये कह रहे हैं ये नहीं हो सकता आप किसी को किसी की इज्जत हवा में उछाल दें। और आप देखें, आप मेरे तरफ, आप हर इदारे का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं है? कोड ऑफ कंडक्ट अगर है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है? क्यों फेक न्यूज चलाई जाती हैं? क्यों लोगों की टोपियां उछाली जाती हैं? क्यों लोगों की इज्जत उछाली जाती है? और उसके बाद वन लाइनर तरदीद। आप देखें, जजा और सजा अगर हमारे लिए है, जजा और सजा जुडिशरी के लिए, जजा और सजा बाकी इदारों के लिए, तो व्हाई नॉट ऑन मीडिया? हम तो ये कह रहे हैं जो अच्छा काम करे वो आगे आए। हम तो ये कह रहे हैं जो प्रॉपर सहाफी है, जो प्रॉपर जर्नलिज्म करता है, वो तो बिल्कुल आगे आ जाएगा। हाँ, वो ना लोग जो स्टोरी टेलर बन के और मीडिया में ये काम कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सर, ये आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। कर रहा हूँ, हर तरह की बात कर रहा हूँ, हर एक के अंदर आ रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया। व्हाट डू यू थिंक? 3 साल पहले फवाद चौधरी ने कहा था सोशल मीडिया रेगुलेशंस लाना चाहते हैं, सारों ने कहा इज़हारे राय पे पाबंदी है। आज सारे लोग फवाद चौधरी के साथ खड़े हैं इस चीज के ऊपर कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस होनी चाहिए। कोई भी सोशल मीडिया, यूट्यूब इसको रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन सर जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ हो रहा है सर, इस पर मिल बैठकर बात होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए। बिल्कुल, आपके तवज्जुह से मैं सबको एक दफा दोबारा इनवाइट करता हूँ, सारे स्टेक होल्डर्स को। देखिए, 2 चीजें हैं, एक PMDA और PDM, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और उसके नीचे एक कमीशन है, मीडिया कंप्लेंट कमीशन। ये 2 चीजें मेन। इसके ऊपर आके आपको समझ आती है कोई बात गलत है, आप फेक न्यूज के साथ खड़ी हैं तो हम बता दें, हम आपको बताएंगे हम फेक न्यूज के साथ नहीं खड़े। आप साफियों के साथ नहीं खड़ी कि उनको 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिलनी चाहिए, आप कहते हैं ठीक होता है, इनको नहीं मिलनी चाहिए। हम कहेंगे नहीं, हम उनके साथ खड़े, उनको तनख्वाहें बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट उनके साइन होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये चीजें हम आपको समझाएंगे इस चीज के ऊपर। और कहीं हमें फील हुआ, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तहरीक के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लाने की कोशिश कर रही है, इस पर ना सिर्फ खुद सहाफ़ी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर धरना दिए बैठे हैं, बल्कि अपोजिशन की सभी जमातें भी मुल्क में रियासत के चौथे सुतून के साथ मिलकर आवाज़ उठा रही हैं। माजी में अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो माजी में इमरान खान साहब मीडिया के हुकूक के लिए बावाज़े बुलंद ये कहा करते थे कि जो करप्ट हुकूमत होगी वही मीडिया का मुंह बंद करेगी, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस दौर में सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगा। क्या ख्यालात होते थे माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान के जब वो अपोजिशन का हिस्सा हुआ करते थे? इसी पे बात करनी है मुझे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, हुकूमत तो इतनी अनजान बनी हुई है, हुकूमत तो ये समझने से ही कासिर है कि हम लोग, आप लोग आवाज़ें उठा क्यों रहे हैं। वो कहते हैं आप लोगों को तो पता ही नहीं हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, हम लोग तो हम चाह रहे हैं
कि जो मालिकान जो है वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देते हैं, हम तो चाहते हैं उनको हुकूक मिले। आपको लग क्या रहा है हुकूमत इसको इग्नोर कर रही है, हुकूमत बात नहीं करना चाह रही है, हुकूमत करवाना क्या चाह रही है इस बिल के जरिए? पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने उस वक्त वो बात की थी कि करप्ट हुकूमत मीडिया की आज़ादी से डरती है, तो वो बात अपनी जगह पे अटल हकीकत है। और ये तो जब इस हुकूमत के किस्से सामने आएंगे तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये वो हुकूमत है जिसको न नैब का खौफ है, जिसको न एजेंसियों का खौफ है, जिसको न अदालत का खौफ है। एक मीडिया में थोड़ी बहुत आवाजें उठ जाती हैं, इसलिए उसको दबाना चाहती है, वरना तो करप्शन जितनी इस हुकूमत में है वो जब वक्त आएगा और चीजें सामने आएंगी तो माजी की हुकूमतों को लोग भूल जाएंगे। और अब जब वो मीडिया के पीछे पड़ गए हैं तो अपने उसूल जो उन्होंने बताए थे खान साहब ने, तो उसके मुताबिक ये खुद साबित कर रहे हैं कि हुकूमत करप्ट है, इसलिए वो मीडिया की आज़ादी से डर रही है। दूसरा जो आपने बात की, देखें, एक तो हम शुरू दिन से इस हुकूमत की ये कोशिशें देख रहे हैं कि वो मीडिया का गला दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात ये कि पहला जो ड्रॉप सामने आया था आज से कई महीने पहले, मैंने उस पे फवाद चौधरी साहब के साथ प्रोग्राम किया और वो ड्रॉप उनको विरसे में मिला था, वो शिबली फराज साहब के दौर में तैयार किया गया था। तो उस इंटरव्यू वो आज भी यूट्यूब पे पड़ा है, उसमें फवाद चौधरी साहब ये नहीं कहते कि ये तुम्हारे पास जो ड्रॉप है या जो डॉक्यूमेंट है ये बेबुनियाद है। उसमें कई शिकों को उन्होंने डिफेंड किया और एक शिक के बारे में ये कहा जो कैद की सजा थी कि ये शिक अब हमने निकाल दी है। और साथ उसमें मुझे वो ये भी कहते हैं कि पता नहीं ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिल गया। तो पहली बात ये कि उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने ऑन किया था उस वक्त, उस प्रोग्राम, वो आज कोई भी जाके यूट्यूब पे उसका रिकॉर्ड में देख सकता है। फिर ये कि उसके बाद हुकूमत कह रही है कि हम बिल ला रहे हैं, हम बिल ये कर रहे हैं, लेकिन उसका मुसव्वदा ना तो ऑफिशियली ना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जा रहा है, ना स्टैंडिंग कमेटी में सर, न स्टैंडिंग कमेटी में लाया जा रहा है। और रोजाना जो है वो हुकूमत के तर्जुमान और वो वजीर आजम जो मीडिया की बरकत से यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसको मीडिया ने यहाँ तक पहुंचाया है, तो वो ये बात कर रहे हैं। अब जहां तक फेक न्यूज का ताल्लुक है तो फेक न्यूज तो सबसे ज्यादा ये वजीर आजम और उनकी टीम के लोग फैला रहे हैं। मसलन ये किसने कहा था कि जी मुझसे अमेरिकियों ने अड्डे मांगे और मैंने उनको कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगले दिन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कह दिया कि अमेरिकियों ने तो अड्डे मांगे ही नहीं है। फिर बाद और जिम्मेदार लोगों ने कह दिया कि जी हमसे तो किसी ने मांगे ही नहीं है और ना हमने जो है एब्सोल्युटली नॉट कहा है। तो फेक न्यूज तो रोजाना इस हुकूमत के यहाँ से सबसे ज्यादा ये उस रोज जो इलेक्शन कमिश्नर पे एक वजीर ने इल्जाम लगा दिया कि उसने पैसे पकड़े हैं, तो वो साबित कर लें। तो मैं तो आज अगर फेक न्यूज का इलाज निकालना है तो आसान तरीका ये है कि कानून बना दे कि जितने भी हतक इज्जत के केसेस हैं, वो सलीम साफी पे हो, वो तलत हुसैन पे हो, वो शहबाज शरीफ पे हो, वो इमरान खान पे हो, उसका फैसला वो महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। तो फेक न्यूज का तरीका उसी तरीके से खत्म हो सकता है। और फिर अगर वर्कर्स के हक की बात कर रहे हैं तो ये लोग अपने एड्स को, अपने डिक्लेरेशन को, अपने एनओसीज को मशरूत कर ले वर्कर के हुकूक तक, सबसे ज्यादा हम सपोर्ट करने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत अब इसको जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करेगी? पहले कहा जा रहा था ऑर्डिनेंस के जरिए इसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, अब सहाफियों का एहतजाज बढ़ता जा रहा है। स्टेक होल्डर से बात करने की बात तो वो हर प्रोग्राम में करते हैं सर आके, अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जा रही होती तो ये नौबत एहतजाज तक पहुंचती साफी साहब? देखिए, एक तो ये है कि अगर तो मालिकान का मामला होता ना, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इस हुकूमत ने जितने टीवी मालिकान को वजीर मुशीर बनाया है, ये माजी के किसी हुकूमत ने बनाया था? अच्छा, फिर एक वजीर के जो एक मुशीर के टेलीविजन को चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल करने के लिए किसने इस्तेमाल किया? वो इन्होंने किया था।
जो मैदान में निकले हैं वो तो वर्कर निकले हैं। हाँ। तो क्या ये वर्कर भी इतने बेवकूफ हैं? और मैं तो कहता हूं कि हम सब एंकर्स को और इन लोगों को, इन वर्कर्स का, PFUJ का, RIUJ का, इनका मशकूर होना चाहिए और इनका ताबेदार रहना चाहिए, क्योंकि आजादी भी ज्यादा हम इंजॉय करते हैं और अगर पाबंदी लगती है तो उसका भी सबसे ज्यादा नुकसान हमको होता है। लेकिन जंग के लिए वो लोग मैदान में निकल आए, वो वर्कर निकल आया, बिल्कुल वो सामने आ गया। तो अगर ऐसी बात होती वर्कर के हकूक की, तो क्या वो पागल हो गए हैं? बेचारे पहले से इस हुकूमत ने इतने बेरोजगार कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, ये लोग हमें कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड वॉर है और फिफ्थ जनरेशन वॉर है। आज अगर जी इन मौजूआत पे कि जी पाकिस्तान पे ये हमला हो रहा है 2003, 4, 5, इस वक्त जो है हम जैसे तालिब इल्म उस पर दर्जनों आर्टिकल लिख चुके हैं, लेकिन उसका हथियार क्या है? उसका हथियार टैंक नहीं है, उसका हथियार जो है वो बंदूक नहीं है, उसका हथियार पाकिस्तान का दिफा अगर आप करना चाहेंगे तो वो इंडियन मीडिया के मुकाबले में या अमेरिकी मीडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया करेगा। बिल्कुल। तो इंडियन मीडिया और अमेरिकी मीडिया पहले से साइज के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, आजादी के लिहाज से वो हमसे 1000 गुना आगे है। तो आप इस वक्त फिर इस हथियार को मजबूत करें अगर पाकिस्तान की बका की जंग लड़ना चाहते हैं। और हाइब्रिड वॉर में अब मजबूती क्या है? मीडिया के लिए आजादी सांस की हैसियत रखती है और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उसके लिए ग़िज़ा की हैसियत रखती है। बिल्कुल ऐसी। तो आपने तो इस जंग के इस पाकिस्तानी हथियार से ये दोनों चीजें आप छीन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो हाइब्रिड वार के मामले में आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का इर्तिकाब कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं पाकिस्तान का और हाइब्रिड वार का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजी सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में 8226 इज्तमाई कब्रें मिली हैं। ये अफराद की इज्तमाई कब्रें हैं जिन्हें भारतीय फोर्सेस ने बेदर्दी से कत्ल करके मट्टी में दफना दिया। यहाँ सिर्फ मासूम कश्मीरियों को ही नहीं दफनाया गया बल्कि पूरी इंसानियत को दफनाया गया। इंसानी हुकूक के दावेदार सारी आलमी तंजीमों को यहाँ दफनाया गया। सारी दुनिया की मुजरिमाना चुप को दफना दिया गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन को दफना दिया गया। सफारती इक़्तिदार को दफनाया गया और आलमी मीडिया ने तमाम इखलाकियात को भी दफना दिया। भारतीय अफवाज ने 239 टॉर्चर सेल बना रखे हैं। 131 अफराद को तशद्दुद करते हुए करंट लगाया गया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार भी इस्तेमाल किए। 3800 खवातीन की इज्जतों को पामाल किया। ये सब बातें पाकिस्तान ने एक डोजियर यानी एक दस्तावेज की सूरत में सारी दुनिया के सामने रखी हैं। 2014 से अब तक भारतीय फोर्सेस की तरफ से पायलट गन के इस्तेमाल से 15,000 अफराद जख्मी और नाबीना हुए। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए डोजियर में बताया गया है कि भारत दाइश के 5 तरबियती कैंप्स चला रहा है। ये डोजियर पाकिस्तानी वजीर खारजा ने कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया है। उन्होंने दस्तावेजात में कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी के जनाजे के साथ होने वाली हालिया ज्यादती का भी जिक्र किया है। आलमी बिरादरी अभी तक मसला कश्मीर पर ऐसे चुप है जैसे मोदी हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं है। क्या यह खामोशी इस चुप के साथ मिलती नहीं जो 20 साल पहले अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमला करते वक्त सामने आई थी? और आज अमेरिका की अपनी ही रिपोर्ट में अफगानिस्तान या पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन इस जंग का जो सारा खमियाजा भुगता है ये इन्हीं दो ममालिक ने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भुगता है। 9/11 वाक़े से मुतालिक की जाने वाली FBI की एक तहकीकात में एक अहम इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आए हैं। ताहम अवाम के दबाव के बावजूद साबिक अमरीकी सदूर जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी को वजूहात बताकर इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई। मगर मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने इन दस्तावेजात को सामने लाकर कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कश्मीर पर पाकिस्तान की तरफ से जो डोजियर दिया गया है, कोई ये नई बातें नहीं हैं
जो डोजियर में सामने लाई गई हैं, पूरी दुनिया के सामने रखी गई हैं। सर, इसका कोई असर होगा? जी, पहली बात तो ये है कि ये डोजियर ज़रा मुख्तलिफ है पहले वाले डोजियर से। और जब पहले डोजियर पर मैंने यही तबसरा किया था कि इसमें वाक़यात का इंदराज तो है, लेकिन प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं है जिसको आप किसी कोर्ट में ले जाकर साबित कर सकें। इस डोजियर में ये चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो क्लिप्स भी हैं, वीडियो क्लिप्स भी हैं, इंटरव्यूज़ हैं, और फिर ये कि रेफरेंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के रेफरेंसेस हैं। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन एक बात जो मैं तवातर के साथ लगातार कह रहा हूँ और दोबारा कहूँगा, एक तो इसमें ये फ़र्क है कि ये डिप्लोमेसी से निकल कर लॉफेयर की तरफ गया है। लॉफेयर हम बार बार कह रहे थे कि हम लॉफेयर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये तो एक आप समझे कि अचीवमेंट है कि डिप्लोमेसी अलोन अभी नहीं है, अभी लॉफेयर भी साथ है। लेकिन बात यह है कि जब हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि जो कौमें अपना फ्रीडम हासिल करती हैं या जो उनकी मदद की जाती है, फिर वो कैसे कौन से और मुहर्रिकात होते हैं जिसकी वजह से लोगों को आज़ादी मिलती है, कौमें अपनी आज़ादी हासिल करती हैं। तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जब तक उसको तकलीफ ना हुई हो। ये आप 1948 की देख लें जंग, जब ये लोग बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, 65 देख लें, जब भी बाद में भी जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में बातचीत पर ये जब भी आमादा हुए, उस वक्त आमादा हुए जब कोई तकलीफ पहुंच रही थी। तो अब सारी तकलीफें तो कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो कभी हमसे बात नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अपना कोई मसला हल नहीं कर पाए, हमेशा थर्ड पार्टी की जरूरत रही है, चाहे वो सिंताज का मुआहदा हो या कुछ भी हो। ये दो फैक्ट हैं हिस्ट्री के। तो जब तक ये ठीक है, ये काम करने का है कि आप जो है ना डिप्लोमेसी में काम करें, आप लॉफेयर में काम करें, लेकिन आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से पॉलिटिक्स में भी काम करना पड़ेगा, मिलिट्री शोबे में भी काम करना पड़ेगा, एक हमागीर किस्म का प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई आपकी तरफ तवज्जो देगा। वरना वो बहुत बड़ा मुल्क है, हम कंपैरेटिवली छोटा मुल्क है, वहां पर लोगों के बहुत ज्यादा मफादात हैं, तो ये इतनी आसानी से दुनिया की तवज्जो मबजूल नहीं कराई जा सकती। बहरहाल ये वाला फोल्डर ऐसा है कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर और जगहों पे ले जाया जा सकता है। जी सही। सर, अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तालिबान की हुकूमत बन गई, अब ऐसे में 9/11 के मौके पर वो चीज़ें सामने लेकर आना, वो दस्तावेजात सामने लेकर आना, उन हकायक से पर्दा उठाना जो 20 सालों में लोग पूछते रहे, आपके अपने आवाम पूछते रहे, आज जब पता चलता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन इन 20 सालों में भुगता भी इन दो ममालिक ने है। तो सर, क्या समझा जाए, इन 20 सालों में होता क्या रहा? जी देखें, बात यह है कि अगर बुनियादी जो इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के, उनके ऊपर नज़र हो तो मेरा ख्याल कभी भी आप अपने अंदाज़ों में गलत नहीं जा सकते। ये कहने की बातें, वो कहते हैं ना कि ईमान इंसान का वो है जो वो करता है, वो नहीं जो वो कहता है। तो ये अपने अमेरिका कुछ भी कहता रहे, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी हम अलकायदा को खत्म करने आए हैं अफगानिस्तान में, तो अलकायदा तो 2 साल में खत्म हो गई थी। फिर 18 साल इधर क्या करते रहे? चले उसामा बिन लादेन को मारना था, वो 10 साल पहले मारा गया। तो मेरी बहन आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, आपके नाज़रीन भी जानते हैं कि जब इराक में गए, ये अब ये कोई आप समझें कि कोई बाई चांस है कि सारे इस्लामिक मुल्क मलिया मेट हो गए। जब हम सीरिया को देखते हैं, जब हम यमन को देखते हैं, जब हम इजिप्ट को देखते हैं, जब हम लिबिया को देखते हैं, इराक को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, ईरान को देखते हैं, पाकिस्तान की हालत देख ले, तो ये हमारी लीडरशिप को समझने की बात है कि इट इज नॉट बाई चांस कि एवरीथिंग इज हैपनिंग टू अस। ये इसके पीछे कोई प्रॉपर प्लान है, बहाने वो जो मर्जी बनाए। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि उनके इंटरेस्ट क्या है और हमें अपना दिफा कैसे करना है, तो ये झूठ और तूफान तो चलता रहेगा। अभी अब साफी साहब से बात कर रही थी, ठीक है वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, मैं दुरुस्त मानता हूँ उस बात को भी, लेकिन मीडिया जो कुछ कर रहा है दुनिया के साथ, वो भी तो आपके सामने और हमारे सामने भी है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया का जनरल एडिटर खालिद लोधी साहब मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।